फिर एक नए टॉपिक के साथ बात कर रहे हैं। टॉपिक का नाम तो वही है, और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वॉल्यूम 5। तो कहने का मतलब फिफ्थ वॉल्यूम में जो 5वीं वीडियो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, इस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अभी आपने क्या देखा था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब किस पर लागू हो रहा है, राइट हैंड रूल पर। इफ द फोर फिंगर मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ द राइट हैंड, मतलब जो लेफ्ट हैंड में इन्होंने लिया था, लेफ्ट हैंड में भी यही सेम चीज लिया था, फोर फिंगर मिडिल फिंगर एंड थंब। तो लेफ्ट हैंड का लेते हैं तो लेफ्ट हैंड रूल फॉलो करेगा। राइट हैंड का लेते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है। उसमें चेंजिंग क्या है अभी हम डिस्कस करते हैं। तो राइट हैंड आर स्ट्रेस्ड एट राइट एंगल्स। किस पर स्ट्रेस करते हैं, राइट एंगल पर। जैसे अभी राइट एंगल की बात करें तो राइट एंगल का थम्स ये हुआ, और थम्स के बाद आपका ये फोर फिंगर हुआ। फोर फिंगर के बाद सेम कंडीशंस जो आपकी ये होती है कि यहाँ से फोर फिंगर्स के तौर पर, सामान्य तौर पर ये थंब हो गया, फोर फिंगर, और ये बीच वाला मिडिल एंगल, मिडिल फिंगर। तो इन्हीं की बात वो कर रहे हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लें। इन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इफ द फोर फिंगर मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ द राइट हैंड आर स्ट्रेच्ड एट राइट एंगल्स। कैसे स्ट्रेच किए जाएं, प्रसार किए जाएं, एट राइट एंगल। तो एट राइट एंगल की पोजीशंस ऐसे ही आएगी। तो इस तरह की पोजीशंस में राइट एंगल की बात कर रहा है। टू ईच अदर, मतलब कि प्रत्येक हम इससे क्या हो, फोर फिंगर से या फिर मिडिल फिंगर से, सब से एक दूसरे से राइट एंगल एडॉप्ट कर रहे हो, मीन्स एंगल ऑफ इंक्लिनेशन राइट एंगल का हो। तो सेम कंडीशंस में ये क्या कहना चाह रहे हैं, टू ईच अदर विद द फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर फिंगर मतलब कि जो हमारी फर्स्ट फिंगर है वो क्या करेगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, एंड द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। थंब क्या कर रहा होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन, मींस फोर्स को इंडिकेट करेगा, ऑफ द वायर, मतलब वायर पर जो फोर्स लग रहा है, जो उसमें मोशन हो रहा है। देन द इंड्यूस्ड करंट इन द वायर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मिडिल फिंगर। और इंड्यूस्ड करंट की बात अगर करते हैं तो इंड्यूस्ड करंट आपका मिडिल फिंगर पर होगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि मिडिल फिंगर आपका करंट डायरेक्शंस को शो करेगा, जो इंड्यूस्ड करंट है, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है जैसा फिगर पे आपको दिखाया गया है, ये क्या करेगा, फोर फिंगर शो करेगा। थंब आपका क्या होगा, वो मोशन, मतलब कि फोर्स को शो करेगा। तो तीनों का डायरेक्शंस यहाँ पर थोड़ा सा इसे चेंज, लेफ्ट हैंड फिंगर के अलावा राइट हैंड फिंगर में उनके डायरेक्शंस चेंज हो जाते हैं। लेफ्ट हैंड फिंगर में जहाँ ये फोर्स है वहाँ आपका क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था। तो सेम कंडीशंस लेफ्ट हैंड फिंगर और राइट हैंड फिंगर्स में ये दोनों के चेंजिंग बताए गए कि दोनों में राइट एंगल ट्रायंगल की पोजीशंस होगी, बट केवल इतना ही डिस्टेंस है कि मींस कि इसमें हम फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शंस को किस तरह से प्रभावित करते हैं, कैसे उनको हम टू द पॉइंट इंडिकेट करते हैं। यही फ्लेमिंग्स महोदय ने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल्स के माध्यम से बताने की कोशिश की थी। इससे पहले आपने मैक्सवेल रूल्स, स्क्रू रूल्स देखा था। उसके कारण एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में जब हम मूव करते हैं तो कोई नट बोल्ट खुल जाता है, और जब सामान्य तौर पर उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में मूव करते हैं तो कसाव टाइट हो जाता है। तो सेम कंडीशंस में इनको हम अपने डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लें कि इन द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इफ द फोर फिंगर मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ द राइट हैंड आर स्ट्रेच्ड एट राइट एंगल्स। कैसे प्रसारित कीजिए, राइट एंगल के रूप में प्रसारित कीजिए, जैसा यहाँ फिंगर्स में दिखाया गया है कि मीन्स थंब वाला पोर्शन मोशन है जो फोर्स को इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ से जो फोर फिंगर है वो क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है। सेम कंडीशंस में जो डाउनवर्ड दिखाया गया है इंड्यूस्ड करंट को बता रहा है, जो मिडिल फिंगर है। तो इसमें करना चाह रहे हैं कि राइट एंगल टू ईच अदर, एक दूसरे से ये राइट एंगल पर दिखाई दें, विथ द फोर फिंगर इन द डायरेक्शन
डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर फिंगर हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा होगा, एंड द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, और थंब जो होगा हमारा वो फोर्स या मोशन की गति को बता रहा होगा, मतलब कि फोर्स किधर से पुश और पुल किया जा रहा है ऑफ द वायर, जो आपने कॉइल ले रखा है जिसमें इंसुलेटेड कॉपर वायर लगे हुए हों। देन द इंड्यूस्ड करंट इन द वायर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मिडिल फिंगर, और इस तरह से मिडिल फिंगर आपका इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शंस को बता रही होगी। तो अभी आपने देखा इलेक्ट्रिक मोटर में भी यही प्रोसेस चल रहे थे, बस जरूरत क्या है कि अब उसको हम जनरेटर प्रोसेस कैसे डेवलप करते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर में वो आपका लेफ्ट हैंड रूल ऑफ द फ्लेमिंग्स लगा, जबकि जनरेटर के केसेस में जब आएंगे तो यहाँ राइट हैंड रूल्स ऑफ फ्लेमिंग्स लग रहा है। तो कुछ इस तरह से चेंज कर देने से कैसे सिस्टम चेंज हो जाता है, इसके विषय में हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं। नाउ आई विल टेक द पॉइंट 2। देयर आर डिफरेंट मेथड्स बाय व्हिच करंट कैन बी इंड्यूस्ड इन, मतलब इसके कुछ और भी मेथड्स हैं जिसके माध्यम से हम करंट को इंड्यूस करते हैं इन ए सर्किट। कैसे सर्किट में इंड्यूस करते हैं, पहली कंडीशन है बाय मूविंग ए कॉइल, कॉइल को मूव करके इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जैसे अभी आपको इलेक्ट्रिक मोटर का फिगर दिखाए थे कि लेफ्ट एंड राइट साइड में नॉर्थ और साउथ पोल के मैग्नेट रख दिए गए और बीच में कॉइल को मूव कराते हैं। तो कॉइल को मूव कराने से क्या पोजीशंस होती है, मतलब वहां से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट तो है ही है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो इलेक्ट्रिक करंट पास होने से एक हाई स्पीडेड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो उसी से संबंधित ये कह रहे हैं कि देयर आर डिफरेंट मेथड्स बाय यूजिंग करंट, अन्य बहुत से विधियां हैं करंट को यूज करने के लिए, कैन बी इंड्यूस्ड इन ये सर्किट, जो सर्किट में हम इंड्यूस कर सकते हैं, मतलब कि सर्किट में मतलब उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, इसका इंक्रीमेंट रिजल्ट भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस बाय मूविंग ए कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, पहला तरीका इसका क्या है कि मूविंग ए कॉइल, कॉइल को मूव कराते हैं इन ए मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरी कंडीशंस क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके भी ये प्रोसेस अडॉप्ट कर सकते हैं। और पहली कंडीशंस में आपने देखा कि मतलब मूविंग ए कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो कहने का मतलब कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं, पहला प्रोसेस इसमें है बाय मूविंग ए कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। पहली अवस्था में कॉइल को मूव कराते हैं किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। दूसरी अवस्था क्या है, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए नियर बाय कॉइल, इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हुए अराउंड ए नियर बाय कॉइल, कॉइल के नियर बाय लाते हैं। तो चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन होने लगता है। सेम कंडीशंस में आगे अब हम बात करते हैं कि एन इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड इज आइदर कांस्टेंट और वेरिएबल्स, एक मैग्नेटिक करंट जो होता है, कहने का मतलब एन इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड इज आइदर कांस्टेंट और वेरिएबल, मतलब एक इलेक्ट्रिक करंट जो है उसकी क्या मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, जिसके माध्यम से हम इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में माप रहे हैं। कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है, तो वही कहना चाह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड इज आइदर कांस्टेंट और वेरिएबल, या तो कांस्टेंट हो, स्थिर हो, या वेरिएबल फॉर्म में हो, बट द डायरेक्शन रिमेन्स द सेम, लेकिन उनका डायरेक्शन सेम हो, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी एक ही डायरेक्शंस में वो इलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड कर रही हूँ, तो सेम, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। तो हम उसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट करंट कहेंगे। कहने का मतलब एन इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड इज आइदर कांस्टेंट और वेरिएबल, एक इलेक्ट्रिक करंट जो कांस्टेंट हो या वेरिएबल फॉर्म में हो, कब, जब उसकी मैग्नीट्यूड मेजर किया जाए। तो बट द डायरेक्शन रिमेन्स द सेम, लेकिन उसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट, तो उसे हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। डायरेक्ट करंट इज डिनोटेड बाय डीसी, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम डी फॉर डायरेक्ट, सी फॉर करंट, डायरेक्ट करंट कहते हैं। सोर्सेज ऑफ डीसी आर वोल्टेइक सेल, ये जो सोर्सेज ऑफ डीसी हैं जिसके माध्यम से डीसी प्रोड्यूस किया जा सकता है, डायरेक्ट करंट,
तो वोल्टेइक सेल हो सकता है या फिर ड्राई सेल हो सकता है, जो रेडियो, टॉर्च या ट्रांजिस्टर हर जगह यूज किए जाते थे। बैटरी, बैटरी आप देख ही रहे हैं, सामान्य तौर पर एनडीसी जनरेटर ईटीसी। कहने का मतलब किस तरह से बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जिनके माध्यम से हम डीसी करंट को प्रोड्यूस करते हैं, और डीसी करंट को प्रोड्यूस करने के साथ साथ हम अपने लेटेस्ट अप्लायंस में इनको यूज करते हैं। सेम कंडीशंस में आगे की बात करते हैं। बट द डायरेक्शन, मतलब नेक्स्ट कहना चाह रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। तो अभी तक तो आपने डीसी डायरेक्ट करंट की बात की, डायरेक्ट करंट के बाद फिर नेक्स्ट कहना चाह रहे हैं बट एन इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंज, जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता हो। एक पहली कंडीशन में होता है कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नीट्यूड रिमेन कांस्टेंट और वेरिएबल, लेकिन इसमें कंडीशंस क्या है, मैग्नीट्यूड विल बी चेंज्ड विथ टाइम एंड डायरेक्शन, विथ टाइम एंड डायरेक्शंस रिवर्सेस, निश्चित टाइम और डायरेक्शंस में रिवर्स करता हो। रिवर्स करने का मतलब एक बार फॉरवर्ड तो दूसरी बार बैकवर्ड। तो सेम कंडीशंस कहना चाह रहे हैं, पीरियडिकली इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। तो ये वर्क जो होता है कंटिन्यूअस हो, पीरियडिकली मतलब कंटिन्यू ये प्रोसेस चलती हो, तो हम इसको क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। अल्टरनेटिंग करंट मतलब इसको सामान्य तौर पर प्रत्यावर्ती धारा हिंदी में बोलते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा, या घरों में जो आप कनेक्शन लिए रहते हैं, तमाम बिजली के काम जो हो रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इंडस्ट्री लाइन में हो रहे हैं, बिजनेस में हो रहे हैं, डोमेस्टिक हो रहे हैं, हर जगह यूज करते हैं, ये अल्टरनेटिंग करंट होते हैं। और डायरेक्ट करंट, उसका एक अल्टरनेट चॉइस रखा जाता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि फर्स्ट कंडीशंस में मैग्नीट्यूड रिमेन कांस्टेंट और वेरिएबल्स होता है, और दूसरी की कंडीशंस में क्या होता है, मैग्नीट्यूड चेंज विथ टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियडिकली, मतलब कि टाइम एंड डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और ये पीरियडिकली चेंज होता है। पीरियडिकली चेंज होने का मतलब कि कंटिन्यूअस एक प्रोसेस फॉलो करता है, जिसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड ये कंटिन्यू चलता रहता है। दिस टाइप ऑफ प्रोसेसिंग इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। इसको हम अल्टरनेटिंग करंट या शॉर्ट में एसी कहते हैं। सोर्सेज ऑफ एसी आर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर जिसे जल विद्युत कहते हैं, मतलब पानी के द्वारा विद्युत बनाना। तो ये अल्टरनेट करंट के मतलब कि इसमें अल्टरनेटिंग करंट का एक फॉर्म होता है, और अल्टरनेटिंग करंट को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के माध्यम से कलेक्ट कर सकते हैं, थर्मल पावर जनरेटर्स के माध्यम से कलेक्ट कर सकते हैं, जो एनटीपीसी वगैरह आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, एंड न्यूक्लियर पावर जनरेटर्स के माध्यम से भी हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं काफ़ी कॉस्टली होते हैं, इस नाते हम उनको बाद में ही जानने की कोशिश करते हैं, उससे पहले हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स पहला चॉइस होता है, दूसरा हमारा थर्मल पावर जनरेटर्स होता है, और न्यूक्लियर पावर के लिए तो हम अधिकतर रिसर्च वगैरह केसेज में लैब मैनुअल्स में काम करते हैं, जहाँ पर अति आवश्यक होता है, या कहने का मतलब कि हम उसको एज ए एटॉमिक एनर्जी रिसोर्सेज के तौर पर काउंट करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि डीसी और एसी में दोनों में अंतर क्या है, कि मीन्स इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड उसका इलेक्ट्रिक करंट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट या वेरिएबल्स होता है, और दूसरी की कंडीशन में चेंज होता है। तो चेंज होने का रीजन क्या होता है, चेंज ही अगर होगा तो चेंज होने का मतलब उसके साथ साथ क्या सोर्सेज जुड़े होंगे, विथ टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्सेस। टाइम एंड डायरेक्शन एक निश्चित टाइम या डायरेक्शंस को ध्यान में रखते हुए रिवर्सिंग प्रोसेस फॉलो करता है, और ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, मीन्स पीरियडिकली होता है। साथ में इसके रिसोर्सेज हमने बताया कि अल्टरनेटिंग करंट के रिसोर्सेज क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर है, फिर इसके बाद न्यूक्लियर पावर जनरेटर है, न्यूक्लियर पावर जनरेटर के साथ साथ थर्मल पावर जनरेटर है, जिसका सबसे बड़ा उद्यमी एनटीपीसी है, और एनटीपीसी हमारे नवरत्नों में से इंडिया गवर्नमेंट की एक विशेष शाखा होती है, ऑटोनोमस कंपनी है, और जब इंडिया गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को जरूरत होती है तो ये बिजली प्रोवाइड करती है, मीन्स पावर सप्लाई करती है। उसकी एवज में जो इसका प्रोडक्शन चार्जेस होते हैं, कुछ बेनिफिट भी होते हैं, एक निश्चित रेट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये अपना सरचार्ज वगैरह लेते हैं।
तो सेम कंडीशंस में हम एसी की बात कर रहे थे, अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट में इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड चेंज होता है। मैग्नीट्यूड चेंज होने का रीजन क्या होता है, टाइम एंड, इसके टाइम एंड डायरेक्शंस बोथ रिवर्सेस इन अकॉर्डिंग टू पीरियाडिकली मोशन। जैसे पीरियाडिकली मोशन होता है, स्टेप बाय स्टेप रोटेट करता रहता है। सेम कंडीशंस में यहाँ पर एक कंडीशंस में प्लस हाफ, दूसरी कंडीशन में माइनस हाफ वाले रोटेशंस को फॉलो करता है, इसके नाते इसको अल्टरनेटिंग करंट बोला गया। सेम कंडीशंस में आगे की बात करते हैं कि द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय द एसी, द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय एसी, अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा जो नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट किए जाते हैं इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में, इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। उसे हम एसी की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया इज 50 हर्ट्ज। जो इंडिया गवर्नमेंट में अडॉप्ट किया गया है, जो अभी तक की जो पावर सप्लाई बाय द हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर या फिर थर्मल पावर जनरेटर के माध्यम से अधिकतर जो हमारे डेली यूज में लाया गया वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे रहा है। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मतलब यानी का मतलब 1 सेकेंड में इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 टाइम्स है। 50 टाइम्स होने का मतलब बहुत तेज गति से ये फॉरवर्ड बैकवर्ड या पीरियडिकली मोशन में इन अकॉर्डिंग टू टाइम एंड डायरेक्शंस चेंज होती रहती हैं। व्हिच मींस दैट एसी चेंज इन डायरेक्शंस आफ्टर 1/100 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि एसी चेंज करता है इन डायरेक्शंस, अपनी दिशाएं चेंज करता है आफ्टर 1/100 सेकेंड, मतलब कि सेकेंड के 100वें भाग में वो चेंज करता रहता है। 100वें भाग करने का मतलब कि जैसे आपके मुंह से आवाज निकल रही है तो 1 सेकेंड हो गया। इस 1 सेकेंड को अगर 100 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो उतने कम समय में अल्टरनेटिंग करंट ये पीरियडिकली मूव करता है, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। इस तरह की कंडीशन से क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट काफी डेंजरस भी होता है। डेंजरस होने का रीजन कि कभी भी अगर इससे हमारी बॉडी टच कर गई तो एट ए टाइम हमें शॉक लग जाता है, जिसके कारण कभी कभी डेथ भी हो जाती है। तो अल्टरनेटिंग करंट इज वेरी टिपिकल करंट इन अकॉर्डिंग टू द कंपेरिजन ऑफ डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट में क्या होता है कि वहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑलवेज कांस्टेंट होता है, जबकि इसमें चेंजेबल होता है। तो दोनों में अंतर मिल जाते हैं। फिर इसके बाद मेजर डिफरेंसेस बिटवीन एसी एंड डीसी, एसी और डीसी के बीच में जो मेजर डिफरेंसेस हैं अब उस पर बात कर लेते हैं। इज दैट डीसी ऑलवेज फ्लोज इन वन डायरेक्शन, कि डीसी क्या करता है, एक ही दिशा में फ्लो करता है। क्या इलेक्ट्रिक करंट एक ही दिशा में फ्लो करता है। व्हाइल एसी रिमेन्स इट्स डायरेक्शंस पीरियडिकली, जबकि एसी क्या करता है, रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन पीरियडिकली। वह एक पीरियडिकली एक निश्चित समय सीमा के तहत वो अपनी दिशाओं को बदलता रहता है, कभी फॉरवर्ड तो फिर बैकवर्ड, फिर फॉरवर्ड, फिर बैकवर्ड। इस तरह से अल्टरनेटिंग करंट में मैग्नीट्यूड चेंजेबल होता है। नेक्स्ट करना चाह रहे हैं, द एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी इज दैट इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। इसके साथ साथ एसी की जो आज प्रॉपर्टी है अल्टरनेटिंग करंट को, हम लार्ज डिस्टेंसेज तक इनको एक्सपेंस कर सकते हैं और बहुत ही कम नुकसान के साथ, मतलब वेरी लेस हार्मफुल पोजीशंस ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। तो इसी के कारण गवर्नमेंट ने भी इसको सपोर्ट किया कि भाई ये तो प्रोजेक्ट अच्छा है, इसके माध्यम से हम पूरे देश में इलेक्ट्रीफाइड कर सकते हैं, सबके घरों में अंधेरा हटा करके उजाला दे सकते हैं। तो इस तरह से रोशनी देने का काम गवर्नमेंट ने भी प्रोत्साहित किया। साथ में कुछ प्राइवेट सेक्टर जैसे एनटीपीसी वगैरह पहले प्राइवेट हुआ करते थे और आज भी वो ऑटोनोमस बॉडी के तौर पर ही काम करते हैं। तो वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं और साथ में गवर्नमेंट को बेचते रहते हैं। तो जब भी ज़रूरत होती है गवर्नमेंट को बिजली की, तो अपने कुछ गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ इन एनटीपीसी के पैरेलल और भी कंपनियां हैं, उन सब से ज़रूरत पड़ने पर ये बिजली खरीदती हैं और उन बिजली को क्या करती हैं, घरों में सप्लाई करती हैं, इंडस्ट्री में सप्लाई करती हैं, कमर्शियल पर्पज से सप्लाई करते हैं। इसी के कारण हमें जो इलेक्ट्रिक कंज्यूम होती है उसकी बिलिंग करनी होती है
और जो एट ए टाइम गवर्नमेंट रेट डिसाइड करती है, उस रेट के अकॉर्डिंग हमें उसकी बिलिंग करनी होती है। जबकि डीसी जनरेटर जो होता है या डीसी करंट होता है, तो वो सामान्य तौर पर क्या करता है, जो हमारी आवश्यकता हुई लाइक एज ए प्रीपेड सर्विस, तत्काल पैसा दीजिए, आप अपना उपयोग लीजिए और फिर आपकी जरूरत नहीं है तो उसको हटा दीजिए। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हमारे पास दोनों अवेलेबल होती हैं। तो अल्टरनेट चॉइस ऑफ करंट के तौर पर तो आपका डीसी होता है, और जबकि अल्टरनेटिंग करंट तो आपका ही है। साथ में इसमें एक्सपेंसेस डिस्टेंसेस के लिए देखा जाए तो लॉस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी नेग्लेजिबल होता है। इसके कारण अल्टरनेटिंग करंट काफी पॉपुलर है हमारी सोसाइटीज में। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर इज ए डिवाइस। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है, एक डिवाइस होता है यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी का मतलब इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस करता है। इसी का नेक्स्ट परफॉर्म आपका इन्वर्टर है, जो आज की घरों घरों में यूज हो रहा है। पहले इन्वर्टर की चलन नहीं के बराबर थी, लेकिन आज अगर आप मोस्टली 100 हाउसेज को अगर सर्वे किया जाए तो मोर देन 90 हाउसेज में आपको इन्वर्टर मिलेंगे। तो ऐसी कंडीशंस में जो हमारी रहन सहन का स्तर है वो काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। अब आज की डेट में अंधेरे में कोई रहना नहीं पसंद करता, और रहना भी नहीं चाहिए। जब हमारे पास बहुत सारे टेक्नोलॉजीज आ गए हैं, उन टेक्नोलॉजीज को हम मैक्सिमम यूज़ करने के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो सेम कंडीशंस में इसके प्रिंसिपल की बात अगर हम करते हैं तो एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर आर टू टाइप्स। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, दो तरह के। दैट इज एसी जनरेटर, एक का नाम क्या है एसी जनरेटर और दूसरे का नाम है डीसी जनरेटर। इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे। एसी जनरेटर जो होता है अल्टरनेटिंग करंट का जनरेट करता है, अल्टरनेटिंग करंट के माध्यम से इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करता है, और दूसरा डायरेक्ट करंट के माध्यम से प्रोड्यूस करता है। तो सेम कंडीशंस में इलेक्ट्रिक जनरेटर भी टू टाइप्स के होते हैं। एन एसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर आर्मेचर कॉइल प्लेस्ड इन ए रीजन ऑफ द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब कि जैसे अभी इलेक्ट्रिक मोटर के विषय में हमने फिगर बनाया था, वहाँ पर एक लेफ्ट साइड में दूसरा राइट साइड में मैग्नेट रख दिया, बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल रख दिए थे, जो कॉपर इंसुलेटेड वायर के द्वारा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं तो इंक्रीमेंटेड पावर देता है, और जब नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं तो थोड़ा सा वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो सेम उसी प्रोसेस में यहाँ पर भी फॉलो करते हैं कि एन एसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर आर्मेचर। रेक्टेंगुलर आर्मेचर मीन्स इट इज ए टेक्निक ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर पर इंसुलेटेड कॉपर वायर के नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दिए जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं आर्मेचर कॉइल बोलते हैं, और ये रेक्टेंगुलर शेप में लगा होता है इस जनरेटर के मॉडल में भी। तो कॉइल प्लेस्ड इन ए रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, जब हम करंट फॉलो करते हैं, करंट पास आउट करते हैं इसमें, इस रेक्टेंगुलर कॉइल में, तो रेक्टेंगुलर कॉइल में जैसे ही करंट पास करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर देता है। उसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में इसको सेट करते हैं, इसको आर्मेचर को, जो हमारा सॉफ्ट आयरन कोर है, उस सॉफ्ट आयरन कोर को इंसुलेटेड कॉपर वायर्स के माध्यम से नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा करके तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेते हैं। दैट टू स्लिप रिंग्स, और इनको व्यवस्थित करने के लिए दो स्लिप रिंग्स लगे होते हैं, जिसके माध्यम से जो सॉफ्ट आयरन कोर है, वो सॉफ्ट आयरन कोर अगर रोटेट करता है तो डिसबैलेंस ना करे सिस्टम। इस नाते हम यहाँ पर स्लिप रिंग्स के रूप में यूज कर लेते हैं, जिसे R1 R2 के रूप में हम उस फिगर में यूज किए थे। मेंटेन कांटेक्ट ऑफ द कॉइल, जो कॉइल से कांटेक्ट बनाए रखता है विथ द लोड रजिस्टर थ्रू ब्रशेज, और इसके लोड को बैलेंस करने के लिए हम ब्रशेज का यूज करते हैं। उस फिगर में हमने K1 K2 के रूप में यूज किया था, वही फिगर्स यहाँ पर भी यूज किया जा सकता है विदाउट मूविंग द रजिस्टर।
और इसमें रेजिस्टर को मूव नहीं कराते हैं। प्रोसेस लगभग सेम ही है, वही इलेक्ट्रिक मोटर का ही है, बस केवल इतना ही अंतर होता है कि वहाँ पर हम रेक्टेंगुलर कॉइल जो लिए रहते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर्स की मात्रा थोड़ी कम रहती है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको एक आर्मेचर सेटिंग कर देते हैं, जिससे हमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करने की एक कैपेबिलिटी आ जाती है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़े रहते हैं। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक यहाँ से सप्लाई किए, तो वहाँ पर एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रांग पावर में डेवलप होने लगता है। यही मेन वर्किंग प्रोसेस होता है एसी जनरेटर का भी। तो सेम कंडीशंस में इनके साथ स्लिप रिंग्स जो होते हैं वो भी बैलेंस बनाने के लिए होते हैं। मेंटेन द कांटेक्ट ऑफ द कॉइल, जो कॉइल को मेंटेन रखते हैं विद द लोड रजिस्टर, मतलब कि जिससे जो लोड रजिस्टर्स हो रहा है, कहने का मतलब कि जो पावर्स उसके बढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो सिस्टमेटिक अप्रोच को ऑलवेज बनाए रखें, अदरवाइज सिस्टम डिस्टर्ब होने से व्यवस्था पूरी लॉकआउट हो जाती है। तो सेम कंडीशंस में थ्रो ब्रशेज विदाउट मूविंग द रजिस्टर, और इस तरह से ब्रश के माध्यम से सॉफ्ट आयरन कोर को बैलेंस कर देते हैं, जिससे वो सिस्टम को डिस्टर्ब न करे। नाउ वी टेक द लास्ट पॉइंट, और लास्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ का मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, जो उसमें कहने का मतलब फोर्स को शार्पुल करने से जो एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, उसको हम मैग्नीफाई करना चाहते हैं। मैग्नीफाई करने का मतलब उसका मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं, तो उस मैग्नीट्यूड को कहना चाह रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन ए जनरेटर कैन बी इंक्रीज्ड, इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय द टर्न्स ऑफ आर्मेचर, बाय द टर्न्स ऑफ आर्मेचर, एरिया, स्पीड ऑफ रोटेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इतने ऑप्शंस होते हैं जिसके माध्यम से हम इनको इंक्रीज कर सकते हैं। पहली कंडीशन है इंक्रीज बाय द टर्न्स ऑफ आर्मेचर, आर्मेचर के नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर टर्न्स को बढ़ा दीजिए। दूसरा क्या होता है, एरिया बढ़ा दीजिए। किसका एरिया, उस आर्मेचर के द्वारा जो नंबर ऑफ टर्न्स लगे हुए हैं, जो इंसुलेटेड कॉपर वायर्स हैं, उनकी एरिया बढ़ा दीजिए। सॉफ्ट आयरन में लंबे टाइम तक उनकी मतलब वाउंड अप कर दीजिए। कहने का मतलब कि उसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है इंसुलेटेड कॉपर वायर के दूर तक लगा दीजिए, ज़्यादा संख्या में लगा दीजिए, तो इससे एरिया बढ़ जाएगी। फिर इसके बाद इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन, और जब एरिया बढ़ जाएगी, जैसे हम करंट प्रेस करेंगे, यहाँ से स्विच ऑन करेंगे, तुरंत वहाँ एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, जिसके कारण स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ जाएगी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो कहने का मतलब कि अगर हमें एक स्ट्रांग जनरेटर बनाना है, स्ट्रांग जनरेटर बनाने का मतलब स्ट्रांग आर्मेचर होगा, और स्ट्रांग आर्मेचर होगा तो जाहिर सी बात है कि एरिया ऑफ द सॉफ्ट आयरन कोर का जो इंसुलेटेड कॉपर वायर्स होंगे वो दूर तक लगाने पड़ेंगे, संख्या उनकी ज़्यादा रहेगी। तो हमारा जनरेटर एक हाईली पावर का जनरेटर होगा और अधिकतम इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर सकता है। यही मेन थीम्स थी। इसके साथ साथ आप लोगों ने देखा कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर के बाद फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर, इसमें एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, एसी और डीसी जो मेनली चॉइस ऑफ द पासिंग करंट की है, इनके विषय में डिस्कशन किए। तो अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, डीसी जनरेटर पर कुछ हाईलाइट करेंगे और डीसी जनरेटर के साथ साथ डोमेस्टिक कनेक्शन ऑफ द वायरिंग चेक करेंगे। बस इसी पर एक लास्ट वीडियो और आएगा जिस पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा, और इसके बाद फिर हम फिजिक्स के टॉपिक को यहीं पर क्लोज कर देंगे। और भी फिजिक्स के जो टॉपिक्स होंगे फिर बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ काफ़ी बच्चों ने इसके लिए प्रेस किया है कि सर एक बार मैथ्स को और अच्छी स्पीड दी जाए और अच्छा वीडियो बनाया जाए। तो ऐसी कंडीशंस में हम फिर मैथ्स शुरू करेंगे, और पूरा प्रयास हमारा रहेगा कि फिर केमिस्ट्री के माध्यम से उसको बैलेंस किया जाए। तो स्टेप बाय स्टेप वर्क करते रहेंगे, और हमारा पूरा प्रयास है कि मैक्सिमम जो बच्चे एकेडमिक
और कॉम्पिटिटिव दोनों तरह से तैयारी कर रहे हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हों, किसी भी स्टेप पर वो एग्ज़ाम देते हैं तो सक्सेसफुल हों, मेरा यही इच्छाएं हैं। और इसके साथ साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।